सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, बिलावल ने मांग लिए नवाज शरीफ से सबूत, अब पीडीएम भी जाएगी टूट, नवाज शरीफ बयानिया वबाले जान बन गया, मरियम नवाज का नून लीग पर खुदकुश हमला, जहांगीर तरीन की वापसी, सियासत में हलचल मचेगी, अर्तुगरुल तो ना आया नैब आ गई, हाउसिंग स्कीम की 2 नंबरी पकड़ी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बिलावल भुट्टो के एक बयान से, सिर्फ एक बयान से सियासत में एक उठ खड़ा हुआ है एक नया तूफान। हुकूमती सफ़ों में खुशी की लहर है और लहर भी क्यों ना हो कि पीडीएम के टूटने का भी बढ़ गया है इम्कान। और सच ये भी है कि इस नए तूफान ने तोड़ कर रख दिए हैं नून लीग के दिल में मचलते हुए सब अरमान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी के बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें इनका कहना था कि गुजरांवाला में होने वाले जलसे में जब नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ के नाम लिए तो इन्हें धचका लगा। सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा ये नवाज शरीफ का जाती फैसला है, उनकी अपनी पार्टी है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। बिलावल ने कहा इन्हें इंतजार है कि कब नवाज शरीफ इस बात के सबूत पेश करें। आज मीडिया की खबरों, तज्जियों, तबसरों का मौजू बिलावल भुट्टो का यही बयान है। सच ये है कि यह बयान देकर बिलावल भुट्टो ने लकीर खींच दी है। नवाज शरीफ के बयानिए से इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि वो नून लीग के साथ नहीं चल सकते। वाकिफान हाल का यह भी दावा है कि गुजरांवाला जलसे के बाद नवाज शरीफ को कराची जलसे में तकरीर नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ को खिताब की इजाज़त देने की दरख्वास्त लेकर मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी के पास अस्पताल भी गए, लेकिन आसिफ जरदारी नहीं माने। दूसरा, बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पीडीएम की हैसियत भी सवालिया निशान बन गई है। सियासी पंडितों की पेशगोई है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल जाएगी। अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकली तो फिर इस 11 जमाती इत्तेहाद के गुब्बारे से हवा भी निकल जाएगी। सच ये है कि नवाज शरीफ बयानी का बोझ इनकी अपनी पार्टी उठाने के लिए भी तैयार नहीं। मरियम नवाज ने इस मामले पर लीगी रहनुमाओं से अपनी पोजीशन क्लियर करने की हिदायत की। उन रहनुमाओं की लिस्टें मांगी हैं, लिस्टें जो नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। मरियम का यह इक़दाम पार्टी पर खुदकुश हमला भी साबित हो सकता है। सियासत के मैदान से अहम खबर यह भी है कि काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई है, जिस पर इन्हें लाहौर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। असद खरल साहब, आप डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, आपकी एक और पेशगोई, और बहुत पहले की जब ये पीडीएम बनी ही थी तो आपने कहा था पीपल्स पार्टी निकलेगी और सबसे पहले निकलेगी, तो वो तो आगाज हो गया है। ये तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? बिलावल कह रहे हैं कि जी हम तो सबूत का इंतजार कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जब इस्लामाबाद धरना जा रहा था, आज़ादी मार्च जा रहा था, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी और कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने आपको बताया था ये टाइम फिश भी होगी और ये आराम से घर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको पता पीपल्स पार्टी ने सारी ये पीडीएम की मेज़बानी की, बनाने में, सब कुछ करने में उनका बड़ा अहम रोल था। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले इवन के क्वेटा जलसे से पहले ही बता दिया था, बल्कि गुजरांवाला जलसा जो है उस वक्त भी और उससे भी पहले जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी, जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा जनाब कि पीडीएम जब आ गई है और लॉन्ग मार्च, धरना और पता नहीं क्या क्या देंगे जनाब, और हुकूमत दिसंबर और जनवरी की डेडलाइनें चल रही थी। मैंने आपको कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बयानिए के साथ नहीं चलेंगे। मैंने ये भी बताया था कि वो क्वेटा में नहीं जाएंगे। मैंने ये भी बताया था कि उनका पीडीएम की बजाय फोकस जो है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन है, उनके लिए लीस्ट कंसर्न है। मैंने ये भी बताया था कि ये जो नवाज शरीफ की तकरीर उन्होंने दानिस्ता कराची में नहीं करने दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, जिस तरह अभी आज बात उन्होंने खुल के सामने कर दी कि नवाज शरीफ साहब जो पीडीएम के अंदर ये बात ऐसी कोई नहीं हुई थी। हमने ये कहा था कि किसी इदारे का, किसी इंडिविजुअल का, किसी डिग्निटरी का नाम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल एक स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये बम शेल था उनके लिए जो उन्होंने जिस तरह के ताबड़तोड़ हमारे इदारों के ऊपर हमले किए। मैंने ये भी बताया था जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वाले से एक प्री मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और बहुत सारे वुज़रा मौजूद थे और जिसकी शेख रशीद साहब ने लीकेज भी की थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर भी
नाराजगी का इजहार किया था कि कुछ चीज़ें हमारे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड भी होती हैं और उस हवाले से शेख रशीद साहब जो हैं ये जिनके तर्जमान है वो इनको रोके कि इस तरह की हमें दुश्मन मुल्क को जो बयानियाँ या नैरेटिव मिले या उनको फ़ायदा मिले वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, इनको भी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक। उसमें यह भी मैंने बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वुज़रा की बजाय उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान का, इसके लिए गारंटी उन्होंने उस वक्त जो वहाँ पे मौजूद भी थे आर्मी चीफ के अलावा DGISI जनरल फैज़ हमीद जो लेफ्टिनेंट जनरल, उससे उन्होंने कहा कि ये अगर गारंटी करते हैं तो हमें इन पे एतमाद है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये उसकी श्योरिटी थी। हुकूमती वुज़रा से उन्होंने नहीं मांगी थी। मैं दोबारा आपके पास आज जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह आपने बताया उन्हें एक लाइन ड्रा कर दी है कि जो मुल्क की सलामती, मुल्क के इंटरेस्ट, मुल्क की मफाद और मुल्की इदारों के खिलाफ जो भी बयानियां है वो उसके साथ किसी सूरत चलने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब दो बड़े सवाल हैं ये बाबर डोगर साहब। एक ये कि अब क्यों कराची का जलसा, उससे पहले गुजरांवाला का जलसा, कोयटा का जलसा, अब आकर बिलावल क्यों? क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से? क्या मरियम और बिलावल वहां पर तो मुखालिफ हैं उन इलेक्शंस में? और दूसरी बात यह कि जुबैर साहब ने जो बयान दिया है वो कितना अजीबोगरीब, कह रहे हैं जी ये कोई अदालत है कि हम सबूत दें। इसका मतलब है कि आप जलसे करें और पाकिस्तान के इदारों, उनके सरबराह यानी वो अदालतें हों, वो कोई और इदारा हो, फौज हो, उसके खिलाफ आप बोलते चले जाएं और ये कि जी ये किया, इसने ये किया, सबूत की जरूरत नहीं है। ये तो कमाल है। तो वो बात करते हैं उसामा साहब, होता तो वो इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आपने इग्नोर की है। ये जो PMLN के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कादिर बलोच साहब, जो बलूचिस्तान के, जिन्होंने रिज़ाइन, उन्होंने कहा कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। जी जी। आप आज जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आप इस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे, वो है कि बिलावल ने उनसे राबता किया है। ये अब्दुल कादिर बलोच ने कहा है कि मुझे बिलावल ने राबता किया है और मुझे ऑफर किया है कि आप ए पार्टी को ज्वाइन करें। वो बंदा जो नजरियाती तौर पर PMLN से इख्तलाफ करके, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करके रिजाइन कर रहा है, उसको बिलावल कह रहे हैं जो PDM का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो, और जहरी से भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारी पार्टी ज्वाइन करो। तो सर ये तो एक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। बिलावल जो है, अब इसकी आगे डेवलपमेंट देखेंगे। PMLN पंजाब में जो लोग, इसमें मरियम ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया, उन्होंने कह दिया कि वो लोग जो हमारे बयानिए का वज़न नहीं उठा सकते वो हमसे अलहदा हो जाएं। उन्होंने पार्टी की लिस्टें भी मंगवा ली कि वो लोग जो हमारे बयानी के साथ नहीं चल रहे उनकी लिस्टें भी बनवा ली। इस पर हमने आगे अब मुझे एक बात बताएं कि बिलावल जो है उनकी नज़रें पंजाब पर हैं, वो पंजाब पर नजरें गाड़ कर बैठे हुए हैं कि जो लोग PMLN से अलहदा हो रहे हैं उनको अपने साथ मिलाएं, उनको अपने साथ मिलाएं, उनको अपने साथ लेके चलें। ठीक, इस चीज की इब्तिदा उन्होंने अब्दुल कादिर बलोच साहब से कर दी है, सनाउल्लाह ज़हरी से कर दी है कि उन्होंने खुद कहा, अब्दुल कादिर बलोच ने, कि मुझे बिलावल का फोन आया है, वो उन्होंने मुझसे राब्ता किया है और उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि आप ये पार्टी को ज्वाइन कर लें। अब आप देखें कि एक तरफ पार्टी PDM का हिस्सा है, एक तरफ बिलावल साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिन फौजियों के नाम लिए, जिन जनरल्स के नाम लिए, उन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया था, ये PDM के एजेंडे का हिस्सा नहीं है और वो सबूत है, मैं सबूतों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक। दूसरी तरफ वो PDM के अंदर रहते हुए PMLN के बंदे तोड़ रहे हैं। तो सर ये एक बिलावल अपने पत्ते बड़े ध्यान से, जबकि सरदारी सब कह चुके हैं बलूचिस्तान में हुकूमत जब गिराई हुई थी तो वो इसको ओन करते थे कि हमने गिराई, और तो ये तो वो काम बिलावल फिर बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सियासत में बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में आपको मैं बताता हूँ, डोगर साहब ने जो बात की है ना, ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, बल्कि थोड़ा सा आगे मैं करता हूँ। डोगर साहब जो आपने बात की है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने राब्ता किया है अब्दुल कादिर बलोच साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और जो वफाकी वजीर भी थे, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में भी शुमार उनका होता था, और बलूचिस्तान के हवाले से, ओवरऑल मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से उनका एक नाम है, उनका एक यानी स्टेचर है। उन्होंने पहले वाया बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब के उनके साथियों ने कहा कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपको बात जरा समझे, इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो आपको पता है वज़ीर आला भी इनके थे जी, और उसको बचा नहीं सके जब अदम इत्मीनान हुई और उस सारा सेनेट का इलेक्शन जो हुआ। सनाउल्लाह ज़हरी साहब सूबाई सदर है। कोयटा में जब PDM का जलसा हुआ तो चूंकि
जो मैंगल साहब, अख्तर मैंगल साहब, वो मेज़बान थे और इनकी आपस में उसके मेज़बानी के डर की वजह से PMLN ने अपने सूबाई सदर जो है सनाउल्लाह ज़हरी साहब को नहीं बुलाया। अगली बात हम, अगर उनको बुलाते भी उन्होंने नहीं आना था। उसकी खैर साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा ज़हरी का एक इशू था, लेकिन जो रिजाइन कर रहे हैं वो बुनियादी नजरिए के खिलाफ कर रहे हैं, वो इससे इख्तिलाफ रखते हैं, फौज में एक जिंदगी गुजारी है, वो उसके खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, और बहुत से लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा, आप आगे सुन लें। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, लेफ्टिनेंट अब्दुल क़य्यूम साहब, आपको पता है नून लीग को डिफेंड करते हुए टॉक शो में सबसे आगे होते थे। जी जी, सफ़े अमल, बड़े अच्छे, बड़े तहम्मुल मिजाज। अब अगर वो अलहदा हो जाए, वो भी कहना, फिर ना कहना, अब पता चला। अच्छा, उसके बाद आगे अगर राजा ज़फ़रुल हक साहब पार्टी के चेयरमैन है, नहीं, अगर वो भी इस बयानिए के साथ ना हुआ तो फिर ना कहना अब पता चला। वो तो सेनेट में भी हैं, हमेशा से साथ रहे हैं। अच्छा, आगे सुनते जाएं। अभी KPK में जिस तरह चमकनी साहब जो हैं, उनका नाम इंतखाब चमकनी, हाँ जी, इंतखाब चमकनी साहब, वो गालिबन नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं, और 2 नायब सदूर और वुमेन विंग की हेड। जी, वो उन्होंने आप 1-2 दिन पहले उन्होंने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बात तो आगे जी, उन्होंने कहा शोहदा से गद्दारी है, हमारे गाजी से गद्दारी है जो नवाज शरीफ का है। उसके बाद निशात डाहा साहब ओपन, अशरफ अंसारी साहब, मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब, वैसे उनकी बहादुरी को दाद है। सबसे पहले छोटी सी मरियम साहब लिस्ट मंगाने की पार्टी का PMLN के MPs MNA से मेरी बात हुई, ये तो हम पूरी वो ये कहते हैं कि इस पार्टी का बेड़ा गर्क करने में, PMLN को तबाह करने में 90% रोल मरियम का है। PMLN की गवर्नमेंट थी, जब ये आई हैं, जब से ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठी हैं, उस दिन से उस गवर्नमेंट की तबाही स्टार्ट, उस दिन से डॉन लीक्स देख लें, जितने बड़े इश्यूज हैं उन सब में जिनकी वजह से PMLN की गवर्नमेंट खत्म हुई, जिसकी वजह से नवाज जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले, उन तमाम की मास्टरमाइंड मरियम नवाज थी। अभी भी PMLN के पास जो बचा हुआ था, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको भी तबाह करने में, बेड़ा गर्क करने में मरियम का। अच्छा, इस पर आगे आते हैं कि कैसे वो ये जो आप कह रहे हैं जिसको बेड़ा गर्क करना है, वो क्या बयानियां बना रही हैं, वो एक मजबूत जमात खड़ी कर रही हैं, एक आईनी नजरियाती जमात खड़ी कर रही हैं। सर, इस पर आते हैं, मुझे अगली हमने टॉपिक जो है ये डिस्कस करना है। लेकिन जो बिलावल और मरियम के हवाले से जिस तरह कराची में देखा गया, मरियम ने कहा ये बिलावल और मरियम भाई बहन भाई, तो वो अब ये दोबारा काम खराब हो रहा है, ये क्या हो गया? ये सिर्फ देखें, मरियम बड़ी तेजी से, अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से वो गैलरी के साथ खेलती हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल से कहा कि आप मेरे भाई हैं और माजी में भी हम ये लैंग्वेज ये नहीं करेंगे। बिलावल खामोश रहे, बिलावल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप कराची का जलसा उठा के देख लें, बिलावल खामोश रहे। तो ये इसी तरह से ये इंप्रेशन देने के लिए कि शायद कि जनाब शीन ली का कोई तो वजूद नहीं है, वो खुद ही पहुंच गई वहाँ पर। उन्होंने दोनों और हमजा दोनों को जनाब ये मैसेज देने के लिए कि जनाब हम एक हैं, एक नहीं है। ये मरियम का वहाँ जाना और ये फ़ोटो शूट करवाना, ये वाज़े तौर पर इस चीज़ का सबूत है कि इनके अंदर शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। मुझे वो हमजा जिसको छोड़ के ये बाहर चले गए, वो गारंटी के तौर पर यहाँ पर रहा। मियाँ साहब 2008 के इलेक्शन में आए और मियाँ साहब ने हमजा का हाथ पकड़कर ये कहा कि ये मेरा सियासी जानशीन है। मियाँ साहब ने पूरे पाकिस्तान के सामने हमजा का हाथ पकड़कर कहा ये मेरा सियासी जानशीन है। उसके बाद जब मरियम 2013 में पॉलिटिक्स में एंटर होती हैं, हमजा साहब को बाहर फेंक दिया जाता है, जेलें वो काटें, मारें वो खाएं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मरियम नवाज। दूसरा आगे खैर, एक मिनट, आप मुझे बताएं, मरियम साहिबा ने कल गिलगित बल्तिस्तान में कल भी जलसा किया, आज भी जलसा किया। कल के जलसे में 6 दफ़ा परवेज़ रशीद का नाम लिया, अपने वालिद की वो के हवाले से वो बातें करती रही। कोई एक बात शहबाज शरीफ के हवाले से की नहीं कि मेरे वो सदर है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, वो सदर है। कोई एक बात की कि हमारा सदर जो है वो नैब की कैद में पड़ा हुआ है, नैब की जेलें काट रहा है, मेरा छोटा भाई जो है वो जेल में है। सिर्फ फोटोशूट करने के लिए गई, वो भी मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वो भी नवाज शरीफ के कहने पर गई हैं
मरियम खुद जाने को तैयार नहीं थी। मियां नवाज शरीफ ने वहां से फोन किया कि एक दफा जाके अपने चचा के पास हो। अच्छा असद खरल साहब, वो उस समय भी फैमिली का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था कि शहबाज शरीफ जो है उनके पास एक दफ़ा इसको जाना चाहिए। मरियम तो शहबाज शरीफ का नाम लेना पसंद नहीं करती। मियां नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज के फ़ोन से मरियम को फ़ोन किया, उसे कहा कि जाओ अपने चचा और अपने भाई के पास जाओ और उनसे मिल के आओ। मरियम तैयार नहीं थी। और मैं आपको बता दूं जितने मरियम ने जलसे किए हैं, किसी एक जलसे में शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, किसी एक जलसे में हमजा का नाम नहीं लिया। असद खरल साहब, आपके पास खबरें होती हैं अभी वैसे लेंगी, मरियम अगली बात मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्रोग्राम हमारा जो हमें भी पता है वो देखेंगे और अभी वो लेंगी, ये हमारी बात झूठी साबित करने मैं आपको बता दूं अभी लेंगी। वो पहले भी सिर्फ नवाज शरीफ के दबाव प्रेशर पर नाम लिया है, वैसे नहीं लिया। और वो भी मिलने गई हैं। अगर इतना प्यार होता तो आज जो कल गिलगित बल्तिस्तान में बातें हो रही हैं, सारी दुनिया की बातें करें। कल 6 दफा परवेज रशीद का नाम लिया, मैंने गिना है। वो तो स्क्रिप्ट एक मरतबा शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। तकरीर लिखी, उन्होंने कहा मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं सियासी। और वो जो प्रेसिडेंट है जो पीएमएलएन को हेड कर रहा है, जिसकी जगह पर वो जलसे कर रही है, उसका वो नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। साहब वो ना जान शीर उसको मानने के लिए तैयार है, ना सदर मानने के लिए तैयार है, ना वजीर आज़म बनने पर उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया। तस्वीरें जो थी वो जो कोर्ट में नैब कोर्ट में गई, वो तो फिर डिकोसला था, चेयरमैन साबित हो गया कि वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थे ना शहबाज शरीफ सारा वोट मांगते हैं। शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा किसकी ख्वाहिश पे वापस लिया गया? राना तनवीर साहब को किसने दिया ओहदा? वो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने उसे छीना ओहदा। यानी बिलहाज ओहदा हमेशा अपोजिशन जो लीडर होता था, एक नॉर्म जो हमारा एक था पार्लियामेंटर, जिस तरह मुझे एक बात रवायत थी, शहबाज शरीफ अंदर गए, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कौन अपने आप को लॉन्च कर रहा है? कौन अपने आप को करने एक तरफ लॉन्च भी कर रहे हैं, लेकिन सुन लेना, जो अपने आप को हेड बना रहा है, लॉन्च करने का क्या फायदा? जो आप जाके गिलगित बल्तिस्तान में 16 मदों में से 8-9 आपके चले गए, आपके लोग आपको छोड़ रहे हैं, आपके सफाई सदूर आपको छोड़ रहे हैं, आपका चेयरमैन पार्टी का आपके बयानी के साथ देने के तैयार नहीं है, आपकी वुमेन जो हेड है वो आपको पार्टी छोड़ रही है, आपके सीनियर नायब सदर केपीके के नायब सदूर 15 वो लोग, आपके एमपीए, आपके एमएनए, आपके सेनेटर, ये तो अभी जो हम लिस्ट बना रहे हैं जो मरियम साहबा सही कर रही है, हमें बता दें। अच्छा, मैं आपको एक और बात आपको तर्क करने की जरूरत नहीं है। ये जो राना मशहूद को निकाला गया ना, उनको भी निकाल दिया, आपको नहीं पता, कमेटियों से वापस डाउट था, मरियम को शक था कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है, ये शहबाज शरीफ का, क्योंकि हमजा शहबाज और उसको जो टास्क दिया गया उसमें वो शहबाज शरीफ। अच्छा, एक बात मैं काफी देर से पूछना चाह रहा हूं, पीएमएलएन के अंदर बड़ी क्लियर दरार आ गई है, वो अब ऑब्वियस हो गई है, खुल के सामने आ गई है। लिस्ट मंगवाई है, इस पर हमने ब्रेक के बाद बात और ज्यादा करनी है। ये बताएं, ये जो बिलावल ने अब ये कहा, इसका कसूर क्या? मतलब बिलावल अलग हो रहे हैं या मरियम साहिबा ने जो इस्लामाबाद में मुलाकात की है कि आम शख्सियत से, इसकी बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, मरियम कोई तरदीद नहीं कर रही, उसकी क्या खबर क्या है? वो मैं उस पर मेरा ख्याल बात मैं नहीं करूँगा। अच्छा, समी साहब ने बात की है, जो भी है उनके पास इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा है, जो भी है। मैं सिर्फ एक बात आपको करूँगा, उसामा साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बयान दिया और जो मैंने बहुत पहले कहा है, अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना, मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो है, अगला सिनेरियो क्या बन रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत आ जाएगी। ये इस वजह से नहीं बिलावल भुट्टो को बयान दे रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी, बहुत पहले पीडीएम में जिस तरह इन्होंने बयान दिया नवाज शरीफ का, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें अपने कौमी सलामती के इदारों के बारे में, हमें अपनी शख्सियात के बारे में, हमें फौज के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत पहले की बात है, पीडीएम के कायम होने के बाद ये कई दफा उनके बयान आ चुके हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि नहीं, सिलेक्टेड का लफ्ज पहले उन्होंने कहा था, कौन सिलेक्ट कर रहा है? ऐसे नहीं है खल साहब, ऐसे नहीं है। सिलेक्टेड फिर कौन है? बिलावल भुट्टो बड़ा समझदारी से अपना कार्ड खेल रहे हैं, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीडीएम से आप कह रहे हैं कोई इतनी जल्दी बाहर जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो पीडीएम के अंदर रहेंगे, पीडीएम का हिस्सा भी रहेंगे। इस बयानिए को भी शादी के साथ जाकर खड़े होते हैं, खत्म हो गया। बयानिए को भी हिट करते रहेंगे, पीडीएम को छोड़ के भी नहीं जाएंगे, इस बयानिए को भी हिट करते रहेंगे। वो दोनों तरफ खेलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन उनके लिए बड़ा अहम है। आज उन्होंने एक सलामी दी है हल्की सी, और एक मैसेज पहुंचाया है
कि ठीक है जनाब, आप मैं आपके लिए अगर कुछ करूंगा तो आप भी मेरे लिए कुछ करें। वोटों से आना, जिसने भी आना, वहां पीपल पार्टी की शुरू से आपको पता अक्सरियत है, वोट बैंक उनका है। आप नून लीग भी मान गए हैं, पिछली हुकूमत मान गए हैं सर, मान गए हैं। पहले कमरुज़्मान कायरा वहां पे नहीं थे, उनके गवर्नर वगैरह जो भी थे। सर 2015 से 2020 तक नून लीग की हुकूमत थी। मेरी एक बात सुने पाकिस्तान और सर पार्टी के दौर में, पार्टी की गवर्नमेंट, नून लीग के दौर में वहां पर नून लीग की गवर्नमेंट, लेकिन पीटीआई के दौर में वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। जय मैं आपको कह रहा हूं, वो तो आप कह रहे हैं ना पार्टी का वोट बैंक है, यही पिछली गवर्नमेंट नून लीग की। आगे सिनेरियो सुन, अब पार्टी की गवर्नमेंट आगे नहीं, अब वहां पे पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। मरियम अभी तक ऐसे वहां पर तकरीरें कर रही हैं जैसे ये 2015 से 2020 तक वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी अपनी गवर्नमेंट थी। अपनी गवर्नमेंट थी, नून लीग की थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। तो लोग तो वहां खुश नहीं है, इसका मतलब है लोग तो वहां पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग नून लीग की कारकर्दगी से, उन्होंने तो यहां कारकर्दगी देखनी जा रहा है ना, मुल्की सियासी मंजरनामा के पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल आएगी सामने, मरकज के अंदर क्या बनती है, इलेक्शन कबल वक्त होते हैं तो क्या होता है, अगर टाइमली इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, नून लीग की किस पोजीशन पे खड़ी होगी, पंजाब में हुकूमत कौन सी पार्टियां बनाएंगी, मरकज के अंदर क्या सिनेरियो होगा। इस हवाले से अगर ब्रेक से पहले टाइम है तो मैं बता देता हूँ, वरना ब्रेक के बाद मैं बता दूंगा कि ये जो सूरत हाल है, मामला पता। अच्छा, मामला ये है कि यहाँ पे उसामा साहब, अब पीपल्स पार्टी को एक शेयर मिलेगा, रीजनेबल शेयर मिलेगा पंजाब के अंदर। नून लीग खत्म हो जाएगी, नून लीग खत्म हो जाएगी मरियम और नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से। मैं कोई इल्म नजूम की बुनियाद पर नहीं कह रहा, हमारे साथ जो एमपीए बात करते हैं, जो सेनेटर बात करते हैं, जो एमएनए बात करते हैं, डोगर साहब से बात करते हैं, ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनने जा रही है। मोर देन 80% इनके जो इलेक्टेड लोग हैं या तंजीमी ओहदेदार हैं या टिकट होल्डर हैं, वो इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं, वो तैयार बैठे हैं कि कोई भी ऐसा सिनेरियो बने वो अलहदा हो जाएंगे। नंबर 1, ठीक, वो ज्वाइन करेंगे, या तो करेंगे वो पीटीआई को, या करेंगे काफ लीग को, या करेंगे पीपल्स पार्टी को। तो ये पाकिस्तान तीन के पास चल रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन रही है, बीच में रहेगी ना, एक नून लीग तो रहेगी ना। अब लीग ज्वाइंट बनता है, अगर सारे पीटीआई और चार पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी नाम लिया जा रहा है, कोई पार्टी लीग रहेगी। अब लीग की शेप क्या होगी, वो शहबाज और हमजा लीड करेंगे या शरीफ फैमिली से ही पूरी निकल जाएगी, ये डिपेंड करता है। जिस तरह मुशर्रफ ने बेनजीर को कहा था कि आपकी सिक्योरिटी का इन्हिसार है योर रिलेशन विद मी, कि जो मामला मैं आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ को क्लियर हेडेड होकर सामने आना पड़ेगा और ये पब्लिक के सामने कहना पड़ेगा कि वो इस बयानिए के साथ नहीं है, वो इस बयानिए को वो इस बयानिए को रिजेक्ट करते हैं। जब तक शहबाज शरीफ पब्लिक में आके ये बात नहीं कहेंगे उस वक्त तक लीग नहीं बन सकती। और बात है, शहबाज शरीफ साहब की अभी बुलवाने की जरूरत नहीं, बिलावल भुट्टो ने बयान दे दिया ना जी, दे दिया बयान, समझ आ गई लोगों को। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बयान देने का भी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा शहबाज शरीफ साहब भी बयान देंगे, हमजा भी बयान देंगे। अगर वो बयान नहीं देंगे तो मैं जो आपको बता रहा हूं सिनेरियो, फिर लीग जो है ना, वो लीग शरीफ लीग नहीं रहेगी, वो फिर माइनस शरीफ हो जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब भाई के बयानी अब शहबाज शरीफ को फैसला करना पड़ेगा, अगर या इस साइड पे या इस साइड माइनस हो जाएगा, दरमियान में कोई रास्ता नहीं है, दरमियान के कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन लेस हो जाएंगे, उनके साथ लोग आएंगे, लोग आएंगे, वो फैसला करेंगे तो लोग आएंगे ना, खड़े होंगे। आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह हमजा की बात शहबाज शरीफ के हवाले से, जो 13 से जो 8 से 13 में पंजाब में उनकी कारकर्दगी थी, नवाज शरीफ ने कहा था कि भाई की कारकर्दगी की वजह से अभी भी सारी मुझे पंजाब और मरकज में हुकूमत मिली है, लेकिन जब वापस आई पार्टी की बात करेंगे आजम की, तो मां की चद्दर फेंकने के बावजूद नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, किस तरह वबाले जान बन गया है, ये बयानियां मरियम ने लिस्टें किस तरह से मंगवा ली हैं, क्या होगा, ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है नून लीग। ब्रेक के बाद बात। अब पता चला, लोग छोड़ कर जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, और मजीद इम्कान है कि लोग और ज़्यादा चले जाएंगे। जिस तरह अभी आपको बताया
बाबर डोगर साहब ने कि अब्दुल कादिर बलोच साहब कह रहे हैं कि उनसे बिलावल ने राब्ता किया है और अभी भी कहा जा रहा है 7 नवंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उनके साथी होंगे और इलाही मुल्क का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे से पहले मरीम साहबा कह रही हैं कि जो लोग बयानी के साथ नहीं चल रहे, जो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रहे, उनकी लिस्टें मंगवा ली गई हैं। तो ये क्या खुदकुश हमला है नून लीग के ऊपर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से? और साथ ही ये कि क्या यही वो सोच थी जिसकी वजह से अयाज सादी को कहा गया कि किधर खड़े हो, और उन्होंने फिर वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के चक्कर में ऐसा बयान दे दिया कि उनकी तो साख तबाह होकर रह गई। उनके हल्के के अपने लोग, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कैसे कैसे अल्फाज बोल रहे हैं कि मैं, ये नेशनल टेलीविजन है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, मैं वो बात भी नहीं कर सकता। बाबर डोगर साहब, ये तो इसका मतलब है कि जैसे डिक्टेटरशिप है, ये आमरियत है कि एक ख़ानदान, एक शख्स है और वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल उसी तरह करो, उससे बढ़कर कहोगे तो तुम्हारी यहाँ पर कोई बचत है, वरना फारिग हो तुम। उसामा साहब, हालात तो ये हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर, जिनको खुद इन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अपना स्पोक्समैन डिक्लेयर किया, आज बड़े जलसे में उसकी बेइज्जती कर दी है मरीम नवाज ने। कि ये जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है बिलावल के जवाब में, उस पर उन्होंने उसको डांट दी है। यहाँ ये डिक्टेटरशिप होती है कि जनाब जो मैं कहूँगी सिर्फ वही हरफ आखिर है, कोई और बोल नहीं सकता। जिसकी चाहे मरीम बेइज्जती कर दें, जिसकी चाहे तस्लील कर दें। अब हालात तो इनके जरा बता भी देना क्या वो सर, हालात तो इनके ये हैं, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ जी कि मरीम नवाज़ ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के खर्चे, वहाँ पर गैस का बिल जो है कनेक्शन कट गया हुआ है, बिल नहीं दिया गया। वो मॉडल टाउन जहाँ पर जनाब जब आप जाते थे तो वहाँ पर बेतहाशा लोगों को, जब गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर लवाजमात के साथ वो उनको सर वो ड्यूटी होती थी लोगों की। अब हालात ये हैं कि उसको चलाने के लिए पार्टी फंड की एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें तमाम MPs और MNAs को कन्वे किया गया कि जनाब 5-5 लाख रुपया पार्टी फंड में जमा करवाया जाए, क्योंकि जलसे भी करने हैं, सेक्रेटेरिएट भी चलाना है, खर्चे बहुत हो रहे हैं। ये मरीम की तरफ से तमाम को मैसेज डिलीवर किया गया कि 5-5 लाख रुपया जमा करवाया जाए। उसामा साहब, नून लीग के 160 के करीब MPs हैं, नून लीग के कोई 70-80 MNAs हैं। टोटल जो तादाद है वो कोई 250 के करीब है, और पार्टी टिकट होल्डर भी शामिल किए जाए तो 300-350 चले जाते हैं। ठीक, आप हैरान होंगे, सिर्फ 12 बंदों ने 5-5 लाख रुपए जमा करवाया, जिसमें राना सना भी शामिल है, खलील ताहिर सिंधु हैं, इवन एहसन इकबाल ने भी सिर्फ 2 लाख रुपया दिया। सिर्फ 12 बंदों ने 5 लाख रुपया जमा करवाया अभी तक, बार बार रिमाइंडर्स के। ये हालात हैं कि और एक वो वक्त है डोगर साहब जब इनके पास इक़्तिदार था, पार्टी फंड के नाम पर, टिकट के नाम पर, एक टिकट के लिए लोग 5-5 करोड़ रुपए मरियम साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को देते। वो तो केस भी बना हुआ है नैब का, कहते थे तो पार्टी फंड था। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं जी, कि पूरा कन्वे करने के बावजूद 12-13 लोगों ने 5-5 लाख रुपया जमा करवाया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लाख रुपया या 2 लाख रुपया जमा करवाया। एहसन इकबाल के बारे में सुना कि 2 लाख रुपया उन्होंने जमा करवाया, राना सना ने 5 लाख, अफजल खोखर वगैरह ने 5-5 लाख जमा करवाया। अब बार बार प्रेशर डालने के बावजूद लोग पैसे नहीं जमा करवा रहे। उसके बाद मरियम ने ये नोटिस लिया कि ये जो लोग क्यों नहीं पैसे जमा करवा रहे, तो पता चला कि जनाब लोग पार्टी के बयानिए से खुश नहीं है, और ये एक रिएक्शन है, एक रद्द अमल है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि जी लिस्टें इकट्ठी किए जाएं कि कौन कौन पार्टी की बयानी के साथ है, कौन कौन पार्टी बयानी के खिलाफ है। यानी जहां तक राना मशहूर साहब की बात है, वो शुरू से शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा है, शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं, और वो भी इस बयानी से मुतफिक नहीं है। इसीलिए मरियम ने उन पर कहा कि जी आप जुबानी जमा खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी वैसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उनको इसलिए निकाला गया कि ही इज वेरी क्लोज विद शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ के करीब, हालांकि वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, कन्वीनर थे, और उस हवाले से उनका बड़ा अहम रोल था। लेकिन मरियम साहबा जब आपने तौर पे चेक कराया तो उनको पता चला कि इनकी वफादारियां तो शहबाज शरीफ के साथ हैं। आप 5 लाख रुपया देने को कोई नहीं तैयार, कोई MP MNA 5 लाख रुपया देने को तैयार नहीं है। वो पार्टी जिसके टिकट के लिए 2 लोग 1-1 करोड़ रुपया देने को तैयार थे, 1.5 करोड़ रुपया देने को तैयार थे, आज 5 लाख देने को कोई तैयार नहीं है। 5 लाख की बात करते हैं, मैं कहता हूं इनको 5000 देने के लिए कोई तैयार नहीं। लोग तो इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, इस बयानिए को कोई अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है।
जब वो अफोर्ड ही नहीं करने के लिए तैयार, वो 5 लाख छोड़ के वो 5 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब मरियम साहिबा को इससे पार्टी पॉपुलैरिटी, आपकी आवाम में मकबूलियत, आपका बयानिया, जो वोट को इज्जत दो, नाम नाद, और पाकिस्तान के इदारों को जो आपका जो बादल साहब और जाओ स्क्रिप्ट राइटर कहाँ से आता है, अब आपको इस चीज़ का तो अदराक हो जाना चाहिए क्लियर कट कि अब आपका बयानिया, आपका जो लोग हैं, आपके अपने अरकान असम्बली, और डॉक्टर साहब जो आपने बात की है ना 12, मेरा ख्याल है आपने एग्जैजरेटेड फिगर, मैंने भी चीजें नहीं सर, मैं नाम 12 जिन्होंने दिए 12 बंदों नाम ले में सकता हूं, 5 लाख आपने एक बंदे का लिया, एहसन इकबाल का 2 लाख किया है, नहीं बाकी 12 में जो 10 11-12 ने उन्होंने 5 लाख 5 लाख जो है 12 बंदों में से 2 लाख एक का निकाल लें, 11 ने भी 5 लाख नहीं दिया। नहीं मैं आपको इस पे सर 250 में से 11 बंदों ने 5 लाख दिए, जिसमें खोखर बरादरान भी हैं, राना सना भी है, खलील ताहिर जिंदू है, मैं उनकी मेरे पास लिस्ट पड़ी है, जिन्होंने 5 लाख दिए, जिन्होंने 2 लाख दिया, जिन्होंने 1 लाख दिया, वो टोटल वो जो सारी तादाद है वो 10-12 से ऊपर नहीं जा रही, जिन्होंने इतने पैसे भी दिए हैं। बाकियों ने तो जवाब अच्छा सिनेरियो आगे देखते रहे, मैं बात कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो JUIF है, JUIF, इस बयानिए की वजह से वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई है, उसकी क़यादत और एक दूसरे के खिलाफ और उस बयानिए के साथ वो चलने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक और खबर दे रहा है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑलरेडी इस तरह की मिलती जुलती बातें कर चुके हैं कि हम इदारों के खिलाफ, मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ, उनके जो हवाले से हमारा कोई उन्होंने क्लैरिटी दी है, ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। वो उन्होंने कहा कि हमारा मसला इमरान खान के साथ है, हुकूमत इदारे या इस तरह के रियासती इदारों के खिलाफ हमारा खलील साहब एक सवाल ये है। अच्छा आगे कि अब आगे 200-250 लोग हैं। आज आसिफ जरदारी साहब का फोन करना चौधरी शुजात हुसैन को, आजम सवाती साहब का आके उनको गुलदस्ता पेश करना, वजीर आजम इमरान खान साहब का उनको फोन करके उनसे बात करने की कोशिश करना, चूंकि वशाफे हुसैन के कॉल के वो ऑक्सीजन मास्क है और वो बात नहीं हो पा रही, वज़ीर आज़म साहब ने तो ख्वाहिश का इजहार किया। उसके बाद यानी काफ लीग, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का इससे आपस में उनकी बयानिया का इख्तिलाफ, नून लीग का आपस में जो सूरत हाल बन रही है, आगे का जो मंजरनामा बन रहा है, आप ज़रा गौर करें। पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से डायनेमिक्स जो है उसके मिक्स होंगे। फजलुर रहमान साहब इस मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के बयानिया के साथ नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बयानिया डिटो इसके साथ नहीं होंगे। अच्छा, मशहूर साहब को इसलिए हटाया गया कि वो इनके बयानी के साथ इजाज सादक की तरह, दीगर लोगों की तरह खड़ा होके सामने इदारों के खिलाफ नहीं आने के लिए तैयार। अच्छा, अब मामला ये कि 200-250 लोग हैं, अगर सारे पार्लियामेंट MPAs MNAs वगैरह मिलाकर सेनेटर्स भी डाल लें, टिकट होल्डर भी है ना, 300 कर लेते हैं, 300 350 कर लें। अगर 300 से ज्यादा लोग हैं तो आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं टेलीविजन पर या वैसे उनके बयान जो इस तरह से हो इदारों का? एक नवाज शरीफ की तरह नाम तो कोई एक भी नहीं ले रहा, 15 लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तो 20 लोग, तो 300 में से या 350 में से अगर 20 लोग खड़े हैं उस बयानी के साथ, और वो भी बराह रास्त उस तरह से अटैक नहीं कर रहे, नाम ले लेकर नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट के जी हाँ जी ये पीछे हमेशा से होता है, तो फिर तो बाकी बचा ही कुछ नहीं। अगर मरियम साहिबा लिस्ट ही निकालने बैठ गई हैं और जिस तरह का चाह रही है कि वो इल्जाम दिए जाए, उनको आसान तो 15 लोग बच जाएंगे। मेरा मरियम साहिबा को आसान मशवरा है, आप लिस्टें जो ना नहीं, मरियम साहिबा इस मूड में है कि सबको भगा दें, तो इस पार्टी में बाकी कोई ना वो काम जो PTI से नहीं हुआ या वो पार्टी से नहीं हुआ, वो काम मरियम साहिबा खुद ही करी जा रही हैं, वो पार्टी से खुद ही लोगों को भगवाई जा रही है। उन्होंने क्या भगाना है, लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने बनानी है ना, ये तो मशवरा दे रहा हूँ कि आप मरियम साहिबा लोग सारे दौड़ जाएं। 13 दिसंबर को आपका जलसा हो रहा है लाहौर में, कितने MNA MPAs कितने लोग लेके आएंगे। पहले इस तरह आपके वालिद साहब ये जलसे करते थे जब हुकूमत होती थी, मीनारे पाकिस्तान भरता भी था, सरकारी बसें भी आती थी, पटवारी SHO DC DPO की ड्यूटियां लगाई जाती थी, लोग बसों में भर के आते थे, सरकारी पेमेंट होती थी। अब आप 13 दिसंबर को जलसे से पता चल जाएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके बयानी के साथ। ब्रेक के बाद जहांगीर तरीन साहब के आते ही हलचल मच गई है, क्या होने वाला है ब्रेक के बाद? अब पता चला
तहरीके इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन की 7 माह बाद लंदन से वापसी हो गई है। बहुत सी बातें हो रही हैं कि एक खामोश धड़ा है, अब वो उसको दोबारा एक्टिव करेंगे और केसेस की सामना करेंगे। आते ही उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज हो रहा है। उनकी तमाम मिलें, चाहे वो सिंध में भी हैं, हालांकि सिंध के बारे में कहा जा रहा था कि 30 नवंबर से होगा, हुकूमत ये कह रही है कि 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा तो चीनी कीमतें नीचे आ जाएंगी। जहांगीर तरीन दबाव के बावजूद, केसेस के बावजूद कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल, मेरी तमाम शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ कर देंगी। सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जहांगीर तरीन ही की हैं, तो इससे उम्मीद है कि बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो फेस करेंगे तमाम केसेस को। और पहले भी कहा गया कि जिस तरह वो जहाज़ में ला कर लोगों को, आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करते रहे तहरीके इंसाफ में, तो अब भी तहरीके इंसाफ को उनकी ज़रूरत है। बाबर साहब, आपका क्या ख्याल है कि कोई पैचअप हो जाएगा जहांगीर तरीन का? पैचअप हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गया है। कुछ दोस्तों ने इमरान खान साहब से कहा है कि जहांगीर तरीन की इस वक्त आपको ज़रूरत है, इसी वजह से जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं। वो जहांगीर तरीन जिनके ऑफिसेज में, जिनकी शुगर मिलों में FIA बैठी हुई थी, जिनकी शुगर मिलों को बंद किया जा रहा था, वो ये कहने के 10 नवंबर से मेरी मिलें क्रशिंग का काम स्टार्ट कर देंगी। वो मिलें जहां पर FIA बैठी हुई थी, मैं आपको फिर कहना, जो बंद थी, अगर वो 10 नवंबर से क्रशिंग का काम शुरू कर रही हैं और ऑपरेशनल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं, इमरान खान साहब ने जो करना था करके देख लिया, तो चीनी कीमत नीचे नहीं आई। उन्होंने कहा चलो जहांगीर तरीन से ही कह देते हैं कि जो भी वो हल पेश करता है, अगर कीमतें नीचे आ जाती हैं जिस तरह भी, तो आ जाए, करके दिखा दे कीमतें नीचे। उसामा साहब, जब ये हाइप क्रिएट हुई थी, आपको मैंने पता है, मैंने कहा था ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ कि जहांगीर आपने कहा था कुछ साहब क्लियर हो जाएंगे इस मामले में। बिल्कुल आपने कहा, खिलाफ ना गिरफ्तारी होगी, ना कोई चार्ज प्रूव हो सकेगा। अल्टीमेटली लॉजिकल एंड तक जो बात जब जाएगी तो वो क्लियर होके सामने, क्लीन हाथों के साथ सामने आएंगे। ये बात मेरी आप लिख लें। उस अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना, वो तो पहले ही आ गए वापस। अच्छा, अब मामला ये है कि सुन ले, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि FIA उनके दफ्तरों में बैठी, आपको पता है पहले FIA रिपोर्ट थी सारी, उसके बाद फ्रांसिक होगी, सारा मुकदमा कोई है, मामला ये है, अदालत में कुछ है, 30% शेयर है पूरी जो जितनी भी जो शुगर का मामला है। जी। अगर जहांगीर तरीन साहब, मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है किसानों के लिए, अगर 10 नवंबर को वो क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं करते, वो अनाउंस नहीं करते, तो किसानों ने सड़कों पे होना था, उनके गन्ना लेने के लिए कोई तैयार नहीं होना था, रेट उसका कोई देना नहीं था किसी ने। ये एक तो अच्छी बात है। दूसरे खिलाफ केसेस अपनी जगह, लेकिन किसान सबसे ज्यादा खुश अगर किसी से होते हैं या कम नाराज होते हैं तो जहांगीर तरीन। अच्छा, दूसरी सबसे दूसरी बात में नहीं, बुनियाद पर मैंने कहा था। दूसरी बात जो मैंने बात की थी वो रिकॉर्ड की बुनियाद पर की थी कि जब अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो टैक्स देती हैं मिलें, JDW जो है उनकी मिल, जो मिल्स है, ठीक है, लेकिन कैसे साथ चलेगा? गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, अगर आप इजाजत दें। तमाम मिलें शुगर अगर मिला ली जाए, वो शरीफ फैमिली की, जरदारी की, या बाकी भी खुसरो मुख्तियार एंड कंपनी की, ठीक है, तो सारों का टैक्स अगर मिलाएं तो जहांगीर तरीन अकेले की मिलों का टैक्स उनसे कई गुना नहीं, कई 100 गुना ज्यादा है। अच्छा, चले, ये रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, ये तो आप केसेस चलेंगे। एक केस ऐसा है जो इस्लामाबाद में है, नहीं होगा, ठीक है सर, टाइम खत्म हो जाएगा, हम गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कोई कंप्रोमाइज नहीं है जो आप कह रहे थे ना कि शायद कोई गो एड मिल गया। अच्छा, चलिए, पहले बता दिया था। हमारे बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये क्या खबर है? इस्लामाबाद में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी और बड़ा उसका चर्चा हुआ, अखबारात में भी बातें हुई कि जी वो अर्तुगरुल का किरदार निभाने वाले वो भी आएंगे पाकिस्तान, और इस सोसाइटी की बहुत ज़्यादा मशहूरी होगी, लेकिन वो एक स्कैंडल बहुत बड़ा बन गया है। ये क्या मामला है? देखिए जी, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ये नोटिस लिया है, ये है ब्लू वर्ल्ड प्राइवेट हाउसिंग स्कीम। इसका ब्लू वर्ल्ड प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के हवाले से चेयरमैन नैब ने यह कहा है कि RDA से लेआउट प्लान और NOC की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की न सिर्फ बुकिंग रखी गई बल्कि इसमें अरबों रुपए लूटे गए। चंद 100 कनाल ज़मीन थी इनके पास, इन्होंने लाखों कनाल की फ़ाइल बेच दी। एक ही जगह पर कई ब्लॉक्स बनाकर फाइल्स बेची गई हैं। जनरल ब्लॉक बना दिया, उसकी एक्सटेंशन बना दी, ओवरसीज़ ब्लॉक बना दिया, हॉलीवुड ब्लॉक बना दिया, कमर्शियल एरियाज़ 3 जो ब्लू हिल्स के नाम से दरमियान में एक स्कीम शुरू कर दी, अवामी विलास शुरू कर दिए। यहाँ ये है कि इसका गेट जो था वो भी किसी ज़हूर अहमद शख्स है कोई नामी, उसकी ज़मीन पे लगाया गया था। चंद 100 कनाल इनके पास ज़मीन है। चेयरमैन है इसके साथ नज़ीर साहब और CEO हैं नदीम एजाज साहब, MD हेड जो है वो मार्केटिंग के वो है सरफराज गोंदल साहब। अच्छा, इन्होंने जनाब मिल के
ये स्कीम शुरू की और इसका तो नोटिस हो गया ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग स्कीम का, और लोगों को कहा कि ये फ्रॉड है, नैब ने नोटिस ले लिया। लेकिन एक नया फ्रॉड अभी इन्हीं के नाम से, इन्हीं की जो मर्ज़ी से शुरू होने जा रहा है। अच्छा। इन्होंने क्या किया कि चौधरी तनवीर सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जी, उनकी एक 3-4 जायदादें थी बड़ी बड़ी, मौजा राजड़ में उनकी ज़मीन है काफ़ी ज़्यादा, जो FBI ने जब्त की थी और बेनामी ज़मीन थी, और उनसे कहा था कि इसको साबित करें कि ये आपकी ज़मीन है। उस ज़मीन के साथ इन्होंने मुआहदा कर लिया है और बेवरले गार्डन्स के नाम से अब ये नई कॉलोनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, वो एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने का, शुरू करने का काम अभी उनका मराहल में है और बहुत जल्द उसको वो लॉन्च कर देंगे। साद नज़ीर साहब उसके एक डायरेक्टर हैं, एक नदीम एजाज साहब डायरेक्टर हैं, एक दानियाल चौधरी साहब हैं और एक असामा चौधरी साहब हैं। ये 4 डायरेक्टर्स हैं इसमें, और ये इनमें से जो नदीम एजाज साहब हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है बाकायदा, हमारे पास उसकी FIRs की और तमाम कॉपियाँ इसकी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद क्या ये इतने बड़े लोग हैं कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता? इनके अरबों रुपए के लोगों के ये जी। अच्छा, अब मुर्जा जिस तरह आपने अरबों रुपया लोगों का खा गए हैं, ब्रीफली बताया कि अर्दगुल गाजी की तस्वीर दिखाएं कि अर्दगुल गाजी आ गया है। अर्दगुल गाजी तो नहीं आया, नैब आ गया। चेयरमैन जस्टिस जवेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन है, क्योंकि उनका आपको पता है हमेशा वो बताते हैं कि गरीब आदमी जिसकी सारी उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाती है, उसके लिए वही मेगा करप्शन केस है जो उसको अगर वापस रकम लूटी हुई मिल जाए। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, ये एक यहाँ के सहाफ़ी हैं खरल साहब, जी बताएं। यहाँ एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ख़त लिखा इनको तुर्की, और उसके बाद ये जो विज़िट था ये भी कैंसिल हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात तुर्की की जो एजेंसीज़ हैं वो भी कर रही हैं, और पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा में भी इसकी तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ लोगों को ख़त लिखे जा चुके हैं, शवाहिद कट्टे जा रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी तहकीकात कर रही हैं, जबकि इस सारे केस की ये तहकीकात जो हैं वो नैब भी कर रहा है। खबर लेकिन सवाल ये है कि क्या नैब, एक और खबर बता रहा हूँ आपको, जो चेयरमैन नैब साहब ने एक तो 29 अक्टूबर को नोटिस लिया, प्रेस रिलीज जारी की, और ये भी कहा कि लोगों को चाहिए कि ऐसी स्कीमों में इन्वेस्ट ना करें, सरमायाकारी ना करें जिनका NOC नहीं है, और इदारों को, अखबारी को भी कहा, इश्तारी एजेंसियों को भी कहा कि ऐसी चीज़ अवॉइड किया जाए ताकि लोग ऐसी गलत स्कीमों में, इलीगल में। अगली आपको मैं खबर दे रहा हूँ, चेयरमैन नैब साहब जो पहले भी हमारे प्रोग्राम पे नोटिस लेते हैं, मेरी बात भी हुई है प्रोग्राम से पहले, जो नैब के आला हुकाम हैं, चूँकि DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, उनका जो रीजनल ब्यूरो जो है, मामला यह है कि जो आपने एक नई निशानदी की है कि जनाब ये स्कीम वो बंदा जिसकी बेनामी प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों रुपए की, चौधरी तनवीर की, जो ऑलरेडी कॉन्फिस्केट हुई है, जब्त हुई है, FBR ने किया है, चूँकि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, नजायज राय से वो हम बनाए गए हैं, उसके साथ मिल के आगे एक नया वेंचर बना के मजीद लोगों को लूटने की एक तैयारी की जा रही है, एक नई वारदात नंबर 2। अब इसके हवाले से चेयरमैन नैब जो है और DG नैब जो है, जो हुकाम जिम्मेदार, उनका कि वो आपने अच्छा किया कि ये चीज़, इसके ऊपर भी वो नोटिस ले रहे हैं, और आप बेफिक्र हो जाएं कि ये जो आगे जो है मजीद लोगों को ये लूट नहीं सकेंगे, और जो अगर इदारे जो इन्वॉल्व हुए, अगर इसकी सहूलतकारी की किसी ने, जिस तरह रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी मुतलका इदारे हैं, तो उनके खिलाफ भी नैब हुकाम की जानिब से कि हम सख्ती से एक्शन लेंगे ताकि मजीद लोग जो हैं इस हवाले से लूट ना सके। जो आपने किरदारों के नाम बताए हैं, अब मेरा ख्याल है ये सारी अवाम को बोल एक जिम्मेदारी से बता रहा है कि ये चीज़ दूसरे फ्रॉड से लुटने से बचे। नैब उस पर भी कॉग्निजेंस ले रहा है, आपको 1-2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा, और RDA को भी हम वार्न कर रहे हैं। रिकवरी कोई होगी जिन लोगों, रिकवरी नहीं, लोगों को वापस नैब देगा, यही तो बात है। अरबों रुपए लूटे हुए, आपको पता है नैब इस तरह के फ्रॉड से वापस। क्लोजिंग से पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये वो SCCP में ये रजिस्ट्रेशन है उस नई सोसाइटी की, बेवरले गार्डन्स की, और ये इसके डायरेक्टर्स की फहरिस्त है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है SCCP का, और ये फ्रॉड अब दोबारा मज़ीद इसको बढ़ाना वो चाह रहे हैं। बात ये है कि हमें आपने बहुत अच्छी खबर ये दी है कि इसका भी नोटिस होगा, लेकिन 40% कमीशन जो डीलर्स खा जाते हैं वो कहाँ से वापस लिया जाएगा? जो इन्होंने अरबों रुपया खा लिया है, इन्होंने तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ फ्रॉड कर दिया। असद खरल साहब, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को चेक दिया
एक रकम का, और बाद में उस चेक को टेम्पर्ड किया और ये कहा कि हम ये चेक उनको उनके हाउसिंग स्कीम में दे रहे हैं, हालांकि वो कोविड में चेक दे रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया और ये इतनी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपने लोगों से शेयर की, और जिस तरह नैब पहली नोटिस ले चुका है और अब जो चीज़ आप सामने लाए हैं, असद खलील साहब का भी ख्याल है कि इस पर भी ये नोटिस होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।